बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में से लेक्चर नंबर 22 और आज का हमारा टॉपिक है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड क्रेब्स साइकिल। हमने ग्लाइकोलिसिस जो सेलुलर रेस्पिरेशन थी उसमें हमने कहा 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। पहला था ग्लाइकोलाइसिस जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन जो सेकेंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेज जो है वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, और जो फोर्थ स्टेज थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, रेस्पिरेटरी चेन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस आ जाती हैं रेस्पिरेशन की। कल जब हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में, तो ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के रिज़ल्ट में हमने कहा 2 पायरोविक एसिड या 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने थे। एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने। इसी को हमने कहा ग्लाइकोलिसिस कहते हैं कि एक ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है और उसके रिज़ल्ट में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के रिज़ल्ट में जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बने थे, अब फर्दर उन पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा उसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। हम एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और हमने कहा कि जो पायरुवेट है या पायरोविक एसिड है, सेकंड जो स्टेज थी सेलुलर रेस्पिरेशन की, उसमें क्या होता था, पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती थी। ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूव होना, या इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हुई है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल है, अब इसकी हमने करवानी है ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी कि एक पायरुवेट में से हम रिमूव करवाएंगे एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पायरुवेट में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो पायरुवेट में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी, और वो हाइड्रोजन जो है वो NAD को NADH में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगी। और पायरुवेट में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है यहाँ पे। डी मतलब रिमूव होना कार्बन डाइऑक्साइड का। डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन दोनों यहाँ पे हो रही हैं। एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से हमने कहा हाइड्रोजन रिमूव हुई और NADH बना यहाँ पे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में। पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई और डी कार्बोक्सिलेशन हुई, तो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया किस में, एसिटिक एसिड में, जिसका फार्मूला आप दे सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में OH ग्रुप अटैच्ड है। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में। अब एसिटिक एसिड में हमने एक कोएंजाइम को ऐड करवाना है जिसका नाम है कोएंजाइम A। ठीक है, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कोएंजाइम A। इसको हमने ऐड करवाना है किसमें, एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में जब हम कोएंजाइम A ऐड करवाएंगे तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को A में। एसिटिक एसिड में हमने क्या कहा कि कोएंजाइम A ऐड करवाया, तो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल को A। ठीक है, एसिटाइल को A जो है यानी वही एसिटिक एसिड और साथ में ऐड हो गया है कोएंजाइम A। तो एसिटाइल को A जो है इसमें बेसिकली 2 कार्बन एटम्स हैं। एसिटाइल को A में कितने कार्बन एटम्स हैं, 2, जिस तरह हम यहाँ पे फार्मूला में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 मतलब एक जो है वो मिथाइल ग्रुप में कार्बन है, और दूसरा कार्बन जो है उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो इसी तरह से जो एसिटाइल को है A है, इसमें भी 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई है। जो सेकंड स्टेप था सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें हमने कहा ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में जो पायरुवेट बना था उनकी हमने क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। तो पायरोविक एसिड ऑक्सीजन जो है, पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो इस स्टेप में कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि वो एसिटाइल को A जो पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से बना था, एसिटाइल को A जो है वो मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो
4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो एसिटाइल को ए के साथ मिल जाएगा और कन्वर्ट होगा एक न्यू कंपाउंड में जिसका नाम है सिट्रेट, और वो 6 कार्बन है। ऑक्जेलो एसीटेट में कितने कार्बन्स थे? 4 कार्बन, और एसिटाइल को ए में कितने कार्बन्स थे? 2। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन्स होंगे? 6 कार्बन। ठीक है, तो जब ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ मिला था, यहाँ पे हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड करवाया। ठीक है, एसिटाइल को ए एक वाटर का मॉलिक्यूल, और ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल को ए और एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? सिट्रेट। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान कोएंजाइम ए जो है वो सेपरेट हो जाता है। वो कोएंजाइम ए जो हमने यहाँ पे पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में ऐड करवाया था एसिटिक एसिड में, वो कोएंजाइम जो है वो अब फिर से रिमूव हो चुका है। ठीक है, कोएंजाइम है, इसका जो काम है वो रिएक्शन को स्टिमुलेट करवाना था, तो इसने अपना काम पूरा किया, रिएक्शन करवाया, और कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हमारे पास आ चुका है सिट्रेट। अब ये जो सिट्रेट है ये यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होंगे जिसके रिजल्ट में अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आइसोसिट्रेट। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है? सिट्रेट जो है इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपने आइसोमर में, और उसका नाम क्या है? आइसोसिट्रेट। इसमें भी 6 कार्बन्स हैं। अब आइसोसिट्रेट की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों चीज़ें होंगी आइसोसिट्रेट में, मतलब आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन रिमूव होगी और NaDH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी। तो आइसोसिट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन के कंपाउंड में जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जिसमें 5 कार्बन है, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन, फिर से इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में, और उसमें सक्सीनेट में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 4, क्योंकि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में से एक और कार्बन रिलीज़ हो गई है, तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसमें 4 कार्बन रह जाएंगे। इस स्टेप के दौरान जहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी काम आती है ATP सिंथेसाइज करने के। ठीक है, तो ADP जो है जब ATP में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी तो हमें इस रिएक्शन के थ्रू मिल गई, तो जो फॉस्फेट चाहिए ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉस्फेट कहाँ से आता है? वो आता है एक दूसरी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है GTP या गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह से ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी तरह से GTP भी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एडेनिन की जगह गुआनिन बेस लगी होती है। तो GTP जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है GDP में, यानी कि गुआनोसिन डाइफॉस्फेट में, और एक जो फॉस्फेट रिलीज़ होती है वो फॉस्फेट काम आती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के। अब जो सक्सीनेट बना, सक्सीनेट की फिर से ऑक्सीडेशन होगी, इसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ होंगे और सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमारेट में, और फ्यूमारेट में भी 4 कार्बन होते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हुई। अब ये जो हाइड्रोजन रिलीज़ हुए हैं ना सक्सीनेट में, जो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, वो हाइड्रोजन FAD को FADH2 में कन्वर्ट करने के काम आएंगे। ये जो FAD है ये एक कोएंजाइम है, कोएंजाइम है, मतलब ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। अब फ्यूमारेट जो है जिसमें 5 कार्बन है उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। मैलेट भी एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। मैलेट की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा और मैलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट मतलब वही कंपाउंड जहाँ से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ था। अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है या फिर से एक एसिटाइल कोएंजाइम के साथ एक्ट करके एक नया क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करवा सकता है। तो इस क्रेब्स साइकिल के दौरान हमने देखा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक स्टेप है और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। तो हम देखेंगे कि पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई। यहाँ पे एक NaDH का मॉलिक्यूल बना। NaDH जो है बेसिकली इसकी भी जब ब्रेकडाउन होती है तो इससे भी ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और फिर पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में एक NaDH का मॉलिक्यूल बना, और क्रेब्स साइकिल में कितने NaDH के मॉलिक्यूल्स बने? 1 2 3
और एक ATP का मॉलिक्यूल और एक FADH2 का मॉलिक्यूल। FADH2 की भी जब ब्रेक डाउन होती है तो ये भी ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन में एक NADH का मॉलिक्यूल और क्रेब्स साइकिल में 3 NADH के मॉलिक्यूल, एक ATP और एक FADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, जो सब एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं या एनर्जी का सोर्स है।